फिक्र आपकी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरों के साथ। आज सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल के विस्तार की। कई तरह के कयास के बाद अब खबर पक्की हो गई है, कल शाम 6 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। हम आपको उन चेहरों के बारे में बताएंगे जो सरकार में शामिल हो सकते हैं, और साथ में ये भी कि कहीं इस मंत्रिमंडल में मंडल संग कमंडल तो नहीं दिखने जा रहा है। बड़ा रोचक होगा। आज कोरोना की तीसरी लहर की फिक्र भी जरूरी है, क्योंकि हमारे पास जो तस्वीरें आ रही हैं वो विचलित करने वाली हैं। अचानक पहाड़ों पर, कई शहरों में ट्रैफिक जाम, होटलों में भीड़। कैसे हो सकता है ये सब? यानी फिक्र की बात यह है कि हम खुद तीसरी लहर का स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके लिए दरवाजे खोल रहे हैं। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि पेट्रोल की कीमतें आखिर क्यों बेकाबू होती जा रही हैं। ऐसा क्यों होता है कि केंद्र और राज्य सरकारें एक दूसरे पर आरोप लगाती रहती हैं, लेकिन तेल का खेल कभी खत्म नहीं होता। और सऊदी अरब क्या यूएई के साथ झगड़ा क्या है, ये बड़ी खबर है। आज हम आपको जम्मू कश्मीर भी ले चलेंगे और बताएंगे कि किस बात पर गुपकार में दरार आ गई और क्यों पीडीपी अपने साथी दलों के बीच अलग थलग पड़ गई है। आखिर में उस कानून के बारे में जानना मत भूलिएगा जो कहीं है या नहीं, फिर भी उसका धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है और सैकड़ों लोगों को इसके तहत गिरफ्तार भी किया गया। और तो और खुद सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में फिक्र जताई। सबसे पहले बात उस खबर की जिसकी आज देश भर में चर्चा होती रही। टीवी चैनलों से लेकर तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये कयास लगाए जाते रहे कि मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में किन किन चेहरों को जगह मिलेगी, किन किन मंत्रियों की छुट्टी होगी। सबसे पहले आपको बड़ी और कंफर्म खबर बता दें, कल शाम 6 बजे केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अब आपको वो 6 नाम दिखाते हैं जिनकी जगह मोदी की नई टीम में करीब करीब पक्की बताई जा रही है। यह हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल, महाराष्ट्र के सीनियर बीजेपी लीडर नारायण राणे, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी, अपना दल की अनुप्रिया पटेल और एलजेपी सांसद पशुपति पारस। सूत्र बता रहे हैं कि मंत्रिमंडल में 20 से 22 नए चेहरों को जगह दी जा सकती है। जिन मंत्रियों के पास ज्यादा विभाग हैं उनके विभाग कम किए जा सकते हैं। इसके अलावा मोदी की नई टीम में सारे समीकरणों का ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि अगले साल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, गोवा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब 6 राज्यों में चुनाव है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल, नारायण राणे, ये वो नाम हैं जो मोदी 2.0 कैबिनेट विस्तार की हलचल के बीच आज दिल्ली पहुंचे। सबसे पहले असम के पूर्व सीएम सोनोवाल की फ्लाइट दिल्ली पहुंची। इसके बाद राज्यसभा सांसद नारायण राणे और फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली पहुंचे। हालांकि इनमें से किसी ने भी मंत्रिमंडल विस्तार पर मुंह नहीं खोला। मैं एमपी हूँ तो दिल्ली आना ही पड़ता है। अभी सेशन के पहले हम लोग आ जाते हैं इधर। देखो, विशेष कुछ होगा तो जरूर बताएंगे। आपको कोई छुपा सकते हैं क्या? कुछ बात छुपा नहीं सकते। कुछ वक्त मुझे दो, मैं आपसे बात करूँ। मैं महाकाल मंदिर तो हर साल जाता हूँ। महाकाल मंदिर तो हमारा है भाई। दिल्ली से आने के लिए महाकाल मंदिर के दर्शन करना सौभाग्य है हर व्यक्ति के लिए। ये वो नेता है जो दिल्ली पहुंच चुके हैं। सूत्र बताते हैं कि इनके अलावा वरुण गांधी, रीता बहुगुणा जोशी और कौशाम्बी से सांसद विनोद सोनकर भी दिल्ली बुलाए गए हैं। हालांकि मोदी 2.0 कैबिनेट विस्तार को लेकर सबसे ज्यादा जिस नाम की चर्चा हो रही है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया ही हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता खिसकाने और बीजेपी सरकार बनवाने में इनकी अहम भूमिका रही है। इसलिए इनको रिवॉर्ड मिलना तय माना जा रहा है और कैबिनेट में इनकी जगह पक्की बताई जा रही है। इनके अलावा असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल, जो बीजेपी के ट्राइबल फेस हैं, इन्हें केंद्र में जगह देकर एसटी कम्युनिटी में पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। नारायण राणे, इनके केंद्रीय मंत्री बनने से सिंधु दुर्ग कोंकण क्षेत्र में बीजेपी की पकड़ को मजबूती मिलेगी, क्योंकि उस इलाके में राणे की मजबूत पकड़ मानी जाती है। राणे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और इन्हें शासन का लंबा अनुभव रहा है। इनके अलावा भूपेंद्र यादव, संगठन में इनका लंबा अनुभव रहा है। बिहार और गुजरात के पार्टी प्रभारी के तौर पर सफलता हासिल की।
बिहार और गुजरात में बतौर प्रभारी पार्टी को सफलता दिलाई। इनके मंत्री बनने से यादव कम्युनिटी को बीजेपी की तरफ खींचने में सफलता मिल सकती है। अब जानिए कि कैबिनेट विस्तार में बिहार से किस किस को जगह मिल सकती है। इनमें पहला नाम है पशुपति पारस, जिन्होंने हाल ही में भतीजे चिराग को पार्टी से साइडलाइन कर दिया और अब मंत्री बनने के लिए नया कुर्ता सिलवा रहे हैं। पशुपति पारस को एलजेपी कोटे से मंत्री बनाया जा सकता है। कैबिनेट में इनको जगह मिलने से बिहार और उत्तर भारत में पासवान कम्युनिटी को लुभाया जा सकता है। हालांकि चिराग पासवान ने इस बाबत प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है और अनुरोध किया है कि पशुपति पारस को एलजेपी कोटे से मंत्री नहीं बनाया जाए। अगर उन्हें इस कोटे से मंत्री बनाया गया तो वो कोर्ट चले जाएंगे। पशुपति पारस के अलावा सुशील मोदी भी मंत्रिमंडल में जगह पाने की रेस में हैं। बताया जा रहा है कि इन्हें सम्मानजनक जगह देने के लिए कैबिनेट में जगह दी जाएगी और बिहार बीजेपी में इनके लंबे अनुभव का फायदा लिया जाएगा। इसके अलावा इनको मंत्री बनाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी खुश करने की कोशिश हो सकती है। जेडीयू कोटे से सबसे आगे नाम चल रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह का। मुंगेर से जेडीयू अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के नाम की भी चर्चा हो रही है। हालांकि मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में जेडीयू 4 मंत्री पद की मांग कर रही थी। उसका तर्क था कि बीजेपी के बिहार से 17 एमपी हैं तो उनको 5 मंत्री पद मिले हैं। वैसे में जेडीयू के 16 एमपी हैं तो उनको 4 मंत्री पद क्यों न मिले। मोदी कैबिनेट के संभावित विस्तार में अब बात करते हैं यूपी के चेहरों की। यहाँ विनोद सोनकर के नाम की चर्चा तेज है। विनोद सोनकर दलित चेहरा हैं। उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण पिछड़ा वर्ग खटीक समाज में अच्छी पैठ रखते हैं। इनके अलावा यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इस रेस में बताए जा रहे हैं। यूपी चुनाव को देखते हुए प्रदेश के ब्राह्मणों को साधने की चुनौती भी बीजेपी के सामने है। ऐसे में 2 ब्राह्मण चेहरे को जगह दी जा सकती है। इनमें जिन नामों की चर्चा चल रही है वो हैं रमापति राम त्रिपाठी, रीता बहुगुणा जोशी और सीमा द्विवेदी। ओबीसी चेहरे के तौर पर अपना दल की अनुप्रिया पटेल का नाम सबसे आगे है। अनुप्रिया पटेल पिछले महीने दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से भी मिली थी। जाहिर है कि मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए चुनाव वाले राज्यों और वहां के जातिगत समीकरण को भी साधने की कोशिश है। नजर 2014 लोकसभा चुनाव पर भी है, इसलिए मंडल और कमंडल में तालमेल बिठाने की कवायद भी है। बहरहाल मोदी सरकार के कैबिनेट विस्तार की संभावनाओं के बीच आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक साथ 8 राज्यपालों की नियुक्ति की। इनमें सबसे चौंकाने वाला नाम केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत का है। गहलोत की गिनती बीजेपी के कद्दावर दलित नेताओं में होती है और वो प्रधानमंत्री मोदी के करीबी माने जाते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में गहलोत की जगह किसी बड़े दलित चेहरे की भी एंट्री हो सकती है और ये नाम चौंकाने वाला हो सकता है। सबसे पहले उन 4 के नाम जान लीजिए जो पहली बार राज्यपाल बनाए गए हैं। थावरचंद गहलोत कर्नाटक के राज्यपाल होंगे। मंगूभाई छगनभाई पटेल मध्य प्रदेश के गवर्नर होंगे। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल होंगे और हरिबाबू कंभमपति मिजोरम के राज्यपाल होंगे। अब उन 4 महामहिम के नाम जान लीजिए जिनका स्टेट ट्रांसफर हुआ है। त्रिपुरा के गवर्नर रमेश बैस को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। बंडारू दत्तात्रेय हिमाचल के गवर्नर थे, अब हरियाणा के राज्यपाल होंगे। सत्यदेव नारायण आर्य हरियाणा के राज्यपाल थे, अब त्रिपुरा के गवर्नर होंगे। मिजोरम के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई को गोवा का गवर्नर बनाया गया। अब नए राज्यपालों का इतिहास भी जान लीजिए। थावरचंद गहलोत बड़े दलित नेता हैं। मध्य प्रदेश कोटे से राज्यसभा सांसद हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो थावरचंद गहलोत को समाज कल्याण और अधिकारिता मंत्री बनाया। तब से अब तक गहलोत इसी पद पर रहे। ये भाजपा संसदीय दल और केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य भी। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश कोटे से ज्योतिरादित्य सिंधिया को जगह देने के लिए थावरचंद को कैबिनेट से हटाकर राज्यपाल बनाया गया है। मंगूभाई छगनभाई पटेल 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब मंगूभाई पटेल गुजरात विधानसभा के सभापति थे। इससे पहले वो गुजरात कैबिनेट का भी हिस्सा रहे। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर वर्ष 1980 से गोवा बीजेपी से जुड़े हुए हैं। पार्टी के महासचिव रह चुके हैं। आर्लेकर को ही गोवा असेंबली को पेपरलेस बनाने का क्रेडिट दिया जाता है। इनके अलावा हरिबाबू कंभमपति विशाखापत्तनम से लोकसभा के सांसद हैं। आपको ये भी बता दें कि ये पहली बार है कि मोदी सरकार के दौरान एक साथ इतने राज्यपालों की नियुक्ति हुई है। इससे पहले अगस्त 2018 में 7 राज्यों के राज्यपाल एक साथ बदले गए थे। यानी निशाना 2024 के लोकसभा चुनावों पर है और शायद यूपी के चुनावों पर भी। और अब बात कोरोना की, जिसके घटते आंकड़े एक और राहत देते हैं, लेकिन लोगों की लापरवाही बढ़ती जा रही है। तीसरी लहर की आहट को और तेज कर रही है।
देश में सोमवार को कोरोना के 34,026 मामले सामने आए। 111 दिनों के बाद यह पहली बार है जब कोरोना के डेली न्यू केस इतने कम हैं। आंकड़ों में कमी आ रही है, ये अच्छी बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम और आप कोरोना को लेकर बरती जा रही सावधानियों में कमी करने लगे, जैसा बहुत से लोग कर रहे हैं कोरोना से बचाव के नियमों का उल्लंघन करके, क्योंकि अगस्त में जिस तीसरी लहर के आने की प्रबल आशंका है, उसे लोगों की लापरवाही दूसरी लहर से भी ज्यादा घातक बना सकती है। देश में कोरोना के मामले कम होने के बाद अनलॉक का असर यह हुआ कि कई लोग मनमानी करने लगे, बाजारों में, टूरिस्ट प्लेस में भयंकर भीड़ दिखाई देने लगी, और जिसने देश की फिक्र को और बढ़ा दिया है। उस फिक्र को इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। इसमें हिमाचल प्रदेश के मनाली में भीड़ दिख रही है, शिमला में भी सैलानियों की लापरवाही दिख रही है, उत्तराखंड के मसूरी में बेफिक्र होकर लोग घूमते नजर आ रहे हैं, दिल्ली के सदर बाजार में भयंकर भीड़ है, लक्ष्मी नगर मार्केट में पैर रखने की जगह नहीं दिखाई दी, मुंबई के दादर मार्केट में लोगों का हुजूम। ये तस्वीरें आज स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई। लोगों को आगाह किया गया कि अगर लोग सुधरते नहीं हैं तो फिर संभलने का मौका नहीं मिलेगा। हमारी एक भी भूल फिर से वायरस को हमारे बीच में फैलाने के लिए उसको एक मौका देगी। आप देखें जैसे हिल स्टेशंस में लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, बिना फिजिकल डिस्टेंसिंग के घूम रहे हैं, बाजारों में बिना फिजिकल डिस्टेंसिंग के घूम रहे हैं। यह ऐसा एक माहौल क्रिएट करेगा जिसमें अब तक जो गेन इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कोविड जो हमने लिए हैं वह फिर से नलीफाई हो सकते हैं। एक और सरकार आगाह कर रही है, चेतावनी दे रही है, फिक्र कर रही है, लेकिन दूसरी ओर लोग बेफिक्र हो गए हैं, और इस हद तक हो गए हैं ना तो उन्हें अपनी जान की परवाह है ना अपनों की। इसे साबित करती हिमाचल से लेकर उत्तराखंड की उमड़ी सैलानियों की भीड़, जो कोरोना की तीसरी लहर की कैरियर बन सकती है। क्या मान लिया जाए कि कोरोना खत्म हो गया है? इन तस्वीरों को देखकर आपके दिमाग में यही सवाल कौन रहा होगा? इस सवाल के साथ साथ इन तस्वीरों को देखकर आपको यह समझ आ रहा होगा कि महामारी की तीसरी लहर आएगी तो उसकी वजह क्या होगी और कौन जिम्मेदार होगा। पहाड़ों के हुस्न के दीदार में लोग ऐसे दीवाने हो गए हैं कि ना अपना ख्याल रहा ना ही अपनों का ख्याल। सड़क पर लोगों की भीड़, गाड़ियों की कतार, या अनलॉक के बाद पाबंदियों से मिली आजादी की तस्वीरें हैं, लेकिन यह आजादी या यूं कहें कि लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है, फिर से बंदिशों की बेड़ियों में आपको जकड़ सकती है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सोशल मीडिया पर यह तस्वीरें खूब वायरल हैं। दावा किया जा रहा है कि ये मनाली की हैं और बीते वीकेंड की हैं। इन तस्वीरों को देखकर साफ हो जाता है कि कोरोना से बचने के लिए नियम कायदों को रौंदते हुए लोगों की भीड़ बाजार में दिख रही है। इन तस्वीरों को देखकर ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए TV9 भारतवर्ष के संवाददाता मोहित मल्होत्रा ने मनाली का रुख किया और वहां जो देखा वो डराने वाला था। दिल्ली और दूसरे मैदानी इलाकों से गर्मी से परेशान लोग मनाली की ओर चले आए, फिर ऐसी भीड़ जमा हो गई जिसने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। रोज शाम को कुछ इसी तरह का नज़ारा यहाँ पर हो जाता है। जितने भी यहाँ पर टूरिस्ट आए हुए हैं वो यहाँ पर पहुँच जाते हैं और बैठ जाते हैं एंजॉय करने के लिए। गर्मी से उनको राहत मिलती है क्योंकि शाम को मनाली का मौसम ठंडा हो जाता है, लेकिन इस दौरान कई नियमों का भी उल्लंघन होता है। एक तो सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं। सर मास्क लगा लीजिए आप। जरूर जी, लो जी। लेकिन सर पुलिस टोके आम टोके तभी लगता है। नहीं आप पहलो ला लेने आ। साह घट आंदा योर लगता थले तां चढ़दे आ। सांस नहीं आता। कोरोना को इनवाइट करने वाली बात है कि थर्ड वेव को हम खुद ही बुला रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हर पर्सन को प्रिकॉशन लेना चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए। लॉकडाउन क्या हटा, जांच से छूट क्या मिली? कोई चंडीगढ़ से, कोई दिल्ली से, तो कोई नोएडा गाजियाबाद से, कोई अमृतसर तो कोई अंबाला से मनाली की ओर दौड़ पड़ा, जिसका नतीजा यह है कि मनाली इस समय पर्यटकों से खचाखच भरा है। हर दिन 10 से 14 हजार पर्यटक अपनी गाड़ियों से मनाली पहुंच रहे हैं। 1 जुलाई को मनाली ग्रीन टैक्स बैरियर से होकर मनाली में 1750 वाहन पहुंचे। 2 जुलाई को 2250 पर्यटक वाहनों ने मनाली में दस्तक दी, जबकि 3 जुलाई को यह संख्या 2575 थी। वीकेंड में तो यहां होटलों में जगह मिलना नामुमकिन हो रहा है, लेकिन इस भीड़ में कोरोना विस्फोट हुआ तो एक बार फिर अस्पतालों में बेड मिलना भी मुश्किल हो जाएगा, और यह सब होगा लापरवाही भरे लोगों के रवैये के कारण।
जो लोग यहाँ पर लगातार आ रहे हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। और सर, आप कहाँ से आए हैं, किस जगह से आए हैं? हम संभाल कर हरियाणा से आए हैं। हरियाणा से। सर, मास्क लगा लीजिए, आप चालान हो जाएगा। मेरे से तो मत डरिए आप, लेकिन चालान हो जाएगा आपका। जी सर, जी सर। तो आपको डर नहीं रहा कि तीसरी वेव के सारे मेडिकल एक्सपर्ट कह रहे हैं, साइंटिस्ट कह रहे हैं कि अभी आप इंतजार करें, मास्क लगा के रखें, तीसरी वेव आने वाली है? तीसरी वेव सितंबर में कह रहे हैं आने वाली है सर, लेकिन रुका नहीं गया। तो लगता है, पर काफी टाइम से परेशान थे, गर्मी में भी और वैसे। क्या घर के अंदर बंद थे, परेशान थे? परेशान तो थे। कोरोना इज ओवर, रोना स्टार्ट, प्लीज ड्रॉप द मास्क। ये देखिए, ये इस तरह का एटीट्यूड है, आप समझ सकते हैं। वो कह रहे हैं कि कोरोना इज ओवर और अब रोना शुरू कर दीजिए। मतलब अलग अलग दलीलें हैं लोगों की। सिर्फ मनाली ही नहीं, कोरोना संक्रमण को लेकर बेफिक्री और लापरवाही शिमला में भी देखने को मिल रही है। दिन के वक्त की भीड़ शाम होते होते दोगुनी हो जाती है। सैलानियों की तादाद बढ़ने के साथ ही वो भीड़ बढ़ रही है जो कोरोना संक्रमण की कड़ी को मजबूत कर सकती है। लेकिन ये सब कुछ जानते हुए भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। भैया, मेंटली टेंशन तो बहुत थी, मेंटली स्ट्रेस भी बहुत था, उसको रिलैक्स करने के लिए यहाँ पे आए हैं। लेकिन फिर भी स्ट्रेस है कि कहीं कोविड हो ना जाए। लेकिन अब लाइफ है, शो मस्ट गो ऑन, चल रहे हैं हम भी आगे, लोग आ रहे हैं तो हम भी आगे। जो कोविड है उसके साथ ही अब सबको जीना सीखना है, हमें भी और आपको भी। 2 सालों से घरों में दबे हुए थे सारे, और कोरोना का जो भी प्रोटोकॉल था वो निभा रहे थे जैसे सरकार का था। अब वो प्रोटोकॉल से खुले हैं, वैक्सीनेशन की है, और सारे परिवार के साथ ही हम यहाँ पे शिमला में पहुँच गए हैं। लॉकडाउन और पाबंदियों से परेशान हो चुके इन लोगों के अपने गम हैं, अपने तर्क हैं। उन्हें अब स्पेस चाहिए, और ऐसे ही लोग इतनी तादाद में पहाड़ों पर आ गए हैं। अब यहाँ स्पेस नहीं बचा, उल्टा कोरोना के लिए स्पेस बन गया है। ये तस्वीरें सोलन की हैं। यहाँ भी हिमाचल के बाकी टूरिस्ट स्पॉट की तरह टूरिस्टों की भीड़ और उनकी गाड़ियों की लाइनें नजर आती हैं। होटलों में बुकिंग और लापरवाही दोनों फुल स्पीड में है। भगवान ने, गॉड ने हमें बचाया है, तो इस वजह से हम घरों से निकले हैं। तो एंजॉय करने के लिए ही कि थोड़ा फ्री हो। कुछ ऊपर निकल गए, कुछ यहाँ निकल गए, कहीं ना कहीं तो निकलना ही है। ऐसा तो डर ही है। इन जैसे लोगों को ना अपनी जान की परवाह है ना अपनों की। यही वजह है कि हिमाचल आने के लिए कोरोना टेस्ट रिपोर्ट में छूट मिलते ही लोग पहाड़ों की तरफ दौड़ पड़े। 14 जून से कोरोना बंदिशें खत्म होने के बाद से हिमाचल में पिछले 3 सप्ताह के दौरान 6 से 7 लाख पर्यटक पहुंचे हैं। हिमाचल ही नहीं, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में सैलानियों की तादाद बढ़ने लगी है। नैनीताल की वादियां भी सैलानियों से गुलजार हैं। सड़कें हो या नैनी झील में चलने वाली नाव, सब जगह फुल बुकिंग है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और आसपास के इलाकों से हजारों सैलानी पहुंच रहे हैं। वेदर इतना ठंडा है, मतलब लोगों की अगर मैं बात करूं, सब बहुत चिल कर रहे हैं यहाँ पर, और मतलब इतना एंजॉय कर रहे हैं। जैसे ब्रेक सबको चाहिए था ना, वो ब्रेक शायद सबको मिला है यहाँ पर। यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है। वहाँ तो बहुत गर्मी थी, यहाँ तो हम 2 दिन से स्टे कर रहे हैं, मगर इतना अच्छा लगा कि मन नहीं करा दोबारा जाएं वापसी, यहीं रहने का मन कर रहा है। माना कि मैदान गर्म है, पहाड़ में ठंड है, लेकिन अभी अभी तो वायरस का प्रचंड दौर बीता है और अगले महीने तीसरी लहर के दस्तक देने की आशंका प्रबल हो गई है। ऐसे में थोड़ी तो एहतियात जरूरी है। इस तरह बेफिक्र होकर घूमना फिरना, मौज मस्ती करना कोरोना को दावत देने जैसा है। और लोग अभी भी नहीं अगर सुधरे तो फिर संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा। लोगों की ये भीड़ और गाड़ियों की लाइनें अस्पताल में बेड के लिए तड़पते मरीजों और एम्बुलेंस की लाइन में तब्दील होने में वक्त नहीं लगेगा। हमें इनके लक्षण ठीक नहीं लग रहे, इनसे ना हो पाएगा, बिल्कुल ना हो पाएगा। कोरोना से बचाव के नियमों को रौंदने और संक्रमण को दावत देने वाली तस्वीरें हरिद्वार से भी आई हैं। यहां दिल्ली, हरियाणा, यूपी और पंजाब समेत कई राज्यों से लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं। कोरोना गाइडलाइंस का किस कदर उल्लंघन हो रहा है उसे हर की पैड़ी की इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। भीड़ भाड़ सिर्फ गंगा स्नान में ही नहीं हो रही, बल्कि शहर के रास्तों और बाजारों में भी दिख रही है। पुलिस की ओर से लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है, लेकिन बेफिक्र और लापरवाह लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे ही लोगों से राजधानी दिल्ली में भरी पड़ी है, जो न सिर्फ अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं, बल्कि अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के सदर बाजार की हैं, जिनमें कोरोना से बचाव के नियमों का उल्लंघन साफ साफ देखा जा सकता है। कई लोग बाजार में बिना मास्क के घूमते फिरते नजर आ जाएंगे।
सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने की जगह सोशल डिस्टेंसिंग से दूरी बना ली है। बाहर अनाउंसमेंट होती है, लोगों को बार बार टोका जाता है, कहा जाता है, चिताया जाता है, लेकिन लापरवाही की अमूमन वही तस्वीर इस बाजार से देखने को मिल रही है जो दिल्ली के उन बाजारों से देखने को मिली जिनको कोरोना नियमों का उल्लंघन करने के चलते कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था। ये लाजपत नगर का सेंट्रल मार्केट है। यहाँ दुकानों के शटर इसलिए बंद हैं क्योंकि यहाँ कोरोना के नियमों को ठेंगा दिखाकर लोग खरीदारी और कारोबारी व्यापार कर रहे थे। समझाने के बाद भी जब लोग नहीं माने तो प्रशासन को बाजार पर ताला ही लगाना पड़ा। लापरवाही की ये तस्वीरें दिल्ली के हर बाजार में नजर आ रही हैं। जैसे गफ्फार मार्केट की इन तस्वीरों को ही देख लीजिए। ना तो दुकानदार मास्क पहन रहे हैं, ना ही ग्राहक मास्क को जरूरी समझ रहे हैं। सरकार लोगों से अपील कर रही है कि आप मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन कई लोग लापरवाही करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। कंसर्वेंद्र के साथ विवेक शर्मा, TV9 भारत, दिल्ली। कोरोना के बाद फिक्र पेट्रोल डीजल की, आसमान छूती कीमतों की, जिसने आम लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। तेल की बड़ी कीमतों का सीधा असर अब किराना, सब्जी और फल की कीमतों पर पड़ने लगा है। महंगाई तेजी से बढ़ रही है। इसीलिए आज हम आपको लोगों की नाराजगी, उनकी मांग और सियासत के साथ ये भी बताएंगे कि तेल का ब्रेक फेल क्यों है। क्या ये इंटरनेशनल तकरार की वजह से हो रहा है या फिर ये टैक्स का खेल है। भले ही केंद्र में किसी भी पार्टी की सरकार बनी, सेंट्रल एक्साइज टैक्स में कमी नहीं आई। भले ही राज्यों में किसी भी दल का दबदबा बढ़ा, लेकिन वैट कम करने का दम किसी भी दल ने नहीं दिखाया। ऐसे में फिक्र और बड़ी हो जाती है, जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो पेट्रोल 110 रुपए लीटर के पार चला गया है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम क्रिकेट स्कोर की तरह हो गए हैं। पेट्रोल की कीमत कभी नर्वस 99 में रहती है, कभी 100 से ऊपर चली जाती है। हालांकि इस बढ़ोतरी से अब आम लोगों की जेब जलने लगी। हालांकि आज तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई फेरबदल नहीं किया, फिर भी दाम 100 रुपये प्रति लीटर है। आज दिल्ली में पेट्रोल 99 रुपये 86 पैसे प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल 105 रुपये 92 पैसे प्रति लीटर। चेन्नई में पेट्रोल के दाम 100 के पार हैं। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 100 से बस 16 पैसे कम। मतलब साफ है कि डीजल पेट्रोल की आसमान छूती कीमतों में अभी कोई राहत देखने को नहीं मिल रही। लेकिन उससे भी बुरी खबर यह है कि आने वाले दिनों में इसके दाम और भी अधिक बढ़ने वाले हैं। इसकी वजह होगी कच्चे तेल की बढ़ी हुई कीमतें। कच्चे तेल की कीमत इस वजह से बढ़ेंगी क्योंकि सऊदी अरब और यूएई में एक आउटपुट डील को लेकर ठन गई है। ओपेक प्लस तेल के प्रोडक्शन पर नियंत्रण चाहता है, जिस पर यूएई को एतराज है। यूएई ने ओपेक प्लस के प्रतिबंध को 8 महीने और बढ़ाने के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। अप्रैल 2022 की शुरुआती समय सीमा तक उत्पादन में कटौती को यूएई ने गलत बताया। यूएई का कहना है कि कच्चे तेल की डिमांड ज़्यादा है, लिहाजा प्रोडक्शन बढ़ाने की मंजूरी मिलनी चाहिए। विवाद की वजह से ही आज होने वाली ओपेक प्लस की बैठक भी रद्द कर दी गई है। तनाव इतना बढ़ गया है कि सऊदी अरब ने यूएई के लोगों की एंट्री बंद कर दी है और यूएई ने सऊदी अरब से आने वाली फ्लाइटों पर अस्थायी पाबंदी लगा दी है। इस विवाद से कच्चा तेल $76 प्रति बैरल पहुंच गया है। 2018 के बाद सबसे ऊपर है। ट्रेंड बता रहा है कि इस साल के आखिर तक कच्चा तेल एक बार फिर $86 प्रति बैरल तक जा सकता है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हालांकि ये देश में पेट्रोल की कीमत बढ़ने की पूरी वजह नहीं है। पेट्रोल डीजल महंगा होने के पीछे बड़ा कारण है केंद्र और राज्य सरकारों का टैक्स। 2020 की शुरुआत में पेट्रोल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 19 रुपये 98 पैसे थी, बढ़कर अब 32 रुपये 98 पैसे हो गई। केंद्र के अलावा राज्य सरकारों ने भी पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ाया। अलग अलग राज्य पेट्रोल पर अलग अलग वैट वसूलते हैं। 6% से 36% के बीच पूरे देश में सबसे ज़्यादा 36% वैट राजस्थान सरकार वसूलती है। पेट्रोल डीजल पर वैट से राज्यों की कमाई 5 साल में 73% बढ़ गई है और एक्साइज ड्यूटी 43% बढ़ गई है और एक्साइज ड्यूटी से केंद्र सरकार की कमाई भी दुगनी हो गई। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार इस कमाई का मोह छोड़ने को तैयार नहीं है और आम जनता महंगाई की मार झेल रही है। देश में पेट्रोल की लगातार बढ़ती कीमतों ने हाहाकार मचा दिया है। गाड़ी में तेल कैसे डले, इस सवाल ने ही आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी। करीब करीब हर बड़े शहरों में पेट्रोल के दाम शतक पार हैं और लोग हताश निराश हैं। सर असर तो बहुत ही पड़ रहा है। आखिर इसमें कमाई तो कुछ नहीं है। पहले था 100 रुपये में हम पूरा रूट अपना करके चले आते थे। अब कम से कम 150 रुपये का तेल डलवाना पड़ता है, तब जाके हम अपना पूरा रूट कर पाते हैं।
सैलरी बढ़ नहीं रही है, लेकिन पेट्रोल का दाम बढ़ता ही चला जा रहा है। बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। जो की गाड़ी 2000 रुपये में फुल होया करती, आज वही गाड़ी 2700-2800 रुपये में फुल होने लग रही है। और रोजगार भी कम होते जा रहे हैं। लोगों के पास रोजगार है, सवेरे लोग निकलते हैं, बगैर पेट्रोल डीजल के किसी का काम चलता नहीं, और अगर वही बढ़ेगा तो फिर लोग क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे। पेट्रोल के बढ़ते दाम पर आम लोगों की इस बेबसी और बढ़ते गुस्से को राज्यों के दनादन ऊपर जाते प्राइस मीटर के जरिए भी समझा जा सकता है। देश के 19 राज्यों में पेट्रोल और 3 राज्यों में डीजल 100 रुपए प्रति लीटर के ऊपर है। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मणिपुर, तेलंगाना, सिक्किम और राजस्थान के सभी जिलों में पेट्रोल 100 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं जम्मू कश्मीर, पंजाब, ओडिशा, चंडीगढ़, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, पौंडीचेरी, त्रिपुरा और लद्दाख में भी कई जगहों पर पेट्रोल 100 रुपए लीटर है। जबकि डीजल की बात करें तो यह ओडिशा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में शतक लगा रहा है। अगर बात दिल्ली की करें तो यहां भी पेट्रोल के दाम तेजी से छलांगे लगा रहा है। राजधानी में जून के महीने में ही तेल के दाम में 16 बार बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले मई में भी पेट्रोल डीजल के दाम 16 बार बढ़े थे। इस साल के 6 महीने में ही अब तक पेट्रोल 15 रुपए 89 पैसे और डीजल 15 रुपए 24 पैसे महंगा हुआ है। और अब यहां भी पेट्रोल तेजी से सैकड़ा लगाने के करीब है। अब जो पेट्रोल के दाम में वृद्धि हो रही है उससे कहीं ना कहीं अब इनके बजट पर असर पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, अब उस हिसाब से इनकी जो जेब है वो भी ढीली होती जा रही है। और इसके साथ ही जो एलपीजी के रेट बढ़े हैं वो भी कहीं ना कहीं आम जन के घर पे असर जरूर डाल रहे हैं। एक बार आपको फिर दिखाते हैं, दिल्ली में पेट्रोल की नई दरें हैं वो 99 रुपये 86 पैसे हो गई हैं, यानी कि सिर्फ अब 100 रुपये लीटर होने से 14 पैसे की कमी है। और जिस तरीके से पेट्रोल बढ़ रहा है उससे आम जन परेशान नजर आ रहा है। मतलब हर शहर में पेट्रोल और डीजल के दाम ने जेब जला दी है। लेकिन चौंकाने वाली बात है कि जब पश्चिम बंगाल, असम समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई थी, पेट्रोल के दाम घटने और बढ़ने बंद ही हो गए थे। पिछले साल अक्टूबर-नवंबर के दौरान जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुए, लगातार 48 दिनों तक दाम में कोई फेरबदल नहीं हुआ था। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के समय करीब 45 दिन तक पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े। हालांकि उसके बाद करीब हर रोज कीमतें बढ़ी। क्या इससे माना जाए कि तेल कंपनियों पर सरकार का भी प्रभाव है और चुनाव के दौरान सरकार की सियासी जरूरतों को कंपनियां समझती हैं? कुछ सालों में यह भी देखने में आया है कि जब कच्चे तेल के दाम में कटौती होती है और दाम तेजी से गिरते हैं, तब पेट्रोल डीजल के दाम भी कम होने चाहिए। लेकिन उस समय केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक टैक्स बढ़ा देती है और ग्राहकों को मिलने वाली राहत सरकार ले जाती है। 2014 में मोदी सरकार आने के बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर एक्साइज ड्यूटी से 1.72 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई थी, जो 2020-21 में बढ़कर 4.54 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। यह बात सरकार भी मानती है कि तेल के बढ़ते दाम में इंटरनेशनल मार्केट के साथ ही केंद्र और राज्य के टैक्स का बड़ा खेल है। लेकिन राहत के लिए न राज्य सरकार पहल करती है, न ही केंद्र सरकार, लेकिन सुझाव जरूर देती है। तो प्रमुखता से कारण क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने का भी है। केंद्र और राज्य की सरकारों के टैक्सेस भी हैं जिसके कारण भी ये दाम बढ़े, और मुझे लगता है इस पे राज्य और केंद्र की सरकारें भी दोनों को ही देख सकती हैं, क्या क्या संभव कदम उठाए जा सकते हैं। एक्सपर्ट भी मानते हैं कि तेल के दाम में खेल टैक्स का ज्यादा है। में इसका मुख्यतः बढ़ने का कारण बहुत ऊंची दरों पर जो टैक्सेस लिए जा रहे हैं वो है। और मुझे लगा भारत सरकार का कहना यह है कि हम वेलफेयर स्कीम्स के लिए इन टैक्सेस का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से डायरेक्ट और बाकी के इनडायरेक्ट टैक्सेस की कलेक्शन घट गई थी। तो पेट्रोल और डीजल के माध्यम से सरकार का कहना है कि वो इन स्कीम्स की फंडिंग कर रही है। यानी पेट्रोल डीजल की कीमतों पर सरकारों का भारी भरकम टैक्स का लालच और वोटों का गुणागणित दोनों का ही असर नजर आता है। ऐसे में जब देश की जनता महंगाई और पेट्रोल डीजल के दाम से कराह रही है, आम आदमी आस लगाए हुए है कि सरकार अगर चुनाव के दौरान जनता का भला कर सकती है तो आज भी कर सकती है। पेट्रोल की बड़ी कीमत और महंगाई से देश का मूड बहुत खराब है। आम आदमी गुस्से में है। पेट्रोल डीजल के दाम ने आम आदमी की मुश्किल बढ़ा दी है। जिनके पास गाड़ियां हैं वो तो परेशान हैं ही, जिनके पास गाड़ियां नहीं हैं वो भी कम दिक्कत में नहीं। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों को जल्द ही राहत की फुहार डालनी होगी।
तेल और महंगाई के बाद फिक्र जम्मू कश्मीर की। आज जम्मू कश्मीर में 2 मोर्चे पर बड़ी हलचल रही, एक श्रीनगर में और दूसरा इंटरनेशनल बॉर्डर पर सांबा में। लेकिन पहले बात श्रीनगर की करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की हाल ही में जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ हुई सर्वदलीय बैठक के बाद से ही परिसीमन आयोग लगातार चर्चा में बना हुआ है। ऐसे में जम्मू कश्मीर के सियासी दलों के साथ साथ आम जनता का ध्यान भी परिसीमन आयोग के आज से शुरू हुए 4 दिन के दौरे पर टिका हुआ। रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अगुवाई में आयोग आज और कल यानी पहले 2 दिन कश्मीर और अगले 2 दिन तक जम्मू में रहेगा। श्रीनगर के ललित होटल में आज आयोग की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इसमें सभी दलों ने परिसीमन को लेकर अपने विचार रखे, लेकिन इस बैठक से पीडीपी ने गुपकार गठबंधन से अलग रास्ता चुना। पीडीपी ने चिट्ठी लिखकर परिसीमन आयोग से मिलने से इनकार कर दिया। हालांकि बाकी के दलों ने आयोग के सामने अपनी बात रखी। आज एक नई शुरुआत खुद नरेंद्र मोदी और उसकी जमात ने की, जबकि लोगों ने नहीं की। हमारा यही था कि बेसिकली ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि हम लोग इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। कायदे से इनको रुकना चाहिए था जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए। मुझे लगता है सब पार्टी जो पार्टी अपने आप को लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है, उनको इस बात को मंजर रखना चाहिए कि इलेक्शन ही वाहिद रास्ता है जिससे हम कश्मीर में डेवलपमेंट कर सकें। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो परिसीमन आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए गुपकार गठबंधन के दलों ने अपने अपने स्तर पर फैसला लिया। लेकिन इस बीच एक खबर सामा से भी आई है। सामा में अब आतंकियों के ड्रोन ड्रीम की खत्म करने की तैयारी हो गई है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। वो ड्रोन वाली साजिश जिसे देश के दुश्मनों ने कुछ दिनों पहले सुरक्षा तंत्र को भेदने के लिए रचा, अब उसी षड्यंत्र का तोड़ निकाल लिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक नई पहल शुरू की है। सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के पास गांव में लोगों को ड्रोन की ट्रेनिंग दी जा रही है। न सिर्फ ट्रेनिंग दी जा रही है, बल्कि ड्रोन के बारे में भी पूरी जानकारी दी जा रही है। ड्रोन के प्रकार बताए जा रहे हैं ताकि अगर बॉर्डर के आसपास ड्रोन जैसा कुछ भी संदिग्ध दिखे तो लोग तुरंत पुलिस या फिर बीएसएफ को सूचना दें। जो आप ड्रोन देख रहे हैं ये जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से यहाँ पर लाया गया है। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का ये इलाका है। यहाँ पर गांव वालों को समझाया जा रहा है कि अगर आपको इस तरीके का ऑब्जेक्ट जो है वो आसमान में दिखता है तो हमें तुरंत कॉल किया जाए। लोगों को आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखाया जा रहा है, डिमॉन्स्ट्रेशन बाकायदा दी जा रही है ड्रोन किस तरीके का होता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर कई इलाकों में जो ड्रोन है वो देखा गया है। गांव वाले भी मान रहे हैं कि पुलिस की ये पहल अच्छी है। बॉर्डर को दुश्मन से सुरक्षित रखने के लिए हर गांव को अलर्ट रहने की जरूरत है और हर शख्स को प्रहरी की भूमिका निभानी है। विदेशी ताकतें जी हाँ तो मैपिंग पर्पस या फिर आर्म्स और एम्युनिशन भेजने के पर्पस से यूज कर रही हैं ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके। अगर ऐसे कुछ ड्रोन अगर किसी को दिखाई पड़ते हैं तो सबसे पहले वो या तो एजेंसीज को कांटेक्ट करें, पुलिस को कांटेक्ट करें या हम पीआरआईज को कांटेक्ट करें। 27 जून को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन को ड्रोन हमले के जरिए जब निशाना बनाया गया, तब से ही भारतीय वायुसेना, सुरक्षा एजेंसी और पुलिस ने इसे एक गंभीर खतरा माना है। इस खतरे से निपटने के लिए कमर कस ली। अब बॉर्डर के इलाके में इसी नापाक चुनौती का सामना करने के लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। हम लोग इस ऑब्जेक्ट को लोगों को दिखा रहे हैं ये कैसा दिखता है। ये स्मॉल हो सकता है, मीडियम हो सकता है, लार्ज हो सकता है। तो जैसे ही लोगों को, क्योंकि ये सटा हुआ गांव है, सीमावर्ती इलाका है, इसमें लोगों को लोग खेतीबाड़ी करते हैं और जब भी उनको ऐसा कोई ऑब्जेक्ट दिखे और जल्दी से जल्दी जो है पुलिस को सूचित करें ताकि उस पर एक्शन लिया जाए। इन तैयारियों के साथ ही वायुसेना ने भी बॉर्डर को सुरक्षित रखने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती शुरू कर दी है। भारतीय वायुसेना जम्मू कश्मीर में 100 एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने जा रही है, जिसमें मल्टी सेंसर, मल्टी किल, मल्टी अलर्ट का कॉम्बिनेशन होगा। ऐसे में पुलिस और वायुसेना ने देश के दुश्मनों को यह साफ संदेश दे दिया है कि हमारी वायु सीमा में किसी भी नापाक हरकत का पूरा और पक्का इलाज किया जाएगा, भले ही साजिश ड्रोन से ही क्यों न हो। चलिए कम से कम अब तो जागे। अब बात उस कानून की जो है ही नहीं, लेकिन धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। इस कानून के तहत देश में सैकड़ों एफआईआर दर्ज कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने कल इस मसले पर बड़ी फिक्र जताई और कहा कि यह हैरान करने वाला मामला है। हम बात कर रहे हैं आईटी एक्ट की धारा 66A की। ये रिपोर्ट जरूर देखिए आप। सबसे पहले आप ये समझिए कि आईटी एक्ट की धारा 66A में क्या प्रावधान है। 66 ये कहती है
कि अगर किसी ने कंप्यूटर या मोबाइल फोन जैसे उपकरणों का इस्तेमाल करके आपत्तिजनक या धमकी भरे संदेश दिए, जानबूझकर झूठी सूचना दी, ऐसा करके किसी को परेशान किया, अपमानित किया, शत्रुता, घृणा या दुर्भावना फैलाई, तो उसे दंडित किया जाएगा। ऐसे अपराध के लिए 3 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट की इस धारा को निरस्त कर दिया था। हुआ यह था कि शिवसेना चीफ बाल ठाकरे के देहांत के बाद मुंबई में दुकानें बंद की गई थी। फेसबुक पर इस घटना की निंदा होने लगी तो पुलिस ऐसे लोगों को धारा 66A के तहत गिरफ्तार करने लगी। तब कानून की एक छात्रा श्रेया सिंघल ने इस धारा के विरोध में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च 2015 को अपने फैसले में कहा कि धारा 66A पूरी तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है, इसलिए इसे निरस्त किया जाता है। 5 जुलाई को PUCL यानी पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने सुप्रीम कोर्ट में यही मामला उठाया। उसने कोर्ट से केंद्र सरकार को यह निर्देश देने की मांग की कि तमाम पुलिस स्टेशंस को आईटी एक्ट की धारा 66A में केस ना दर्ज करने का आदेश दिया जाए। इस केस की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आश्चर्य की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने धारा 66A को निरस्त कर दिया, फिर भी इस धारा के तहत केस दर्ज हो रहा है। यह भयानक स्थिति है। कोर्ट ने पूछा कि पुलिस नीचे नहीं देख पा रही है, यह हैरान करने वाली बात है। इस मसले पे पुलिस की अज्ञानता और पुलिस की लापरवाही के साथ एक और भी बड़ी चीज़ साबित होती है। जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत देश का कानून होता है, जिसको सारी अदालतों को और सारे पुलिस अधिकारियों को मानने की बाध्यता है। लेकिन कानून की किताब में जो 66A है वो अभी भी लिखी हुई है, इसलिए उसको वहाँ से हटाने की जो जिम्मेदारी है वो संसद और सरकार की है। धारा 66A 7 वर्ष पहले खत्म की जा चुकी है। इसके बावजूद महाराष्ट्र में इस धारा के तहत 381 केस, झारखंड में 291 केस, उत्तर प्रदेश में 245, राजस्थान में 192 और देश भर में कुल मिलाकर 1307 केस दर्ज किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने तो केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कह दिया। लेकिन सोचिए, कानून की नजर में जब जो कानून है ही नहीं, उस कानून का इस्तेमाल कितनी बड़ी फिक्र है। और अब देखते हैं फटाफट खबरें। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान, पार्टी के इंटरनल मैटर और पंजाब के विकास पर हुई चर्चा। कैप्टन बोले, सोनिया गांधी जो भी फैसला करेंगी उसे करेंगे मंजूर। दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्विटर पर दिखाई नाराजगी, ग्रीवेंस ऑफिसर की नियुक्ति नहीं करने पर कहा, भारत में मनमर्जी चलाने की नहीं मिलेगी इजाजत। कोर्ट की सख्त चेतावनी, मुसीबत में फंस जाएगा ट्विटर। उत्तराखंड सरकार ने हाई कोर्ट के 28 जून के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का किया रुख। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने स्थानीय तीर्थयात्रियों को 4 धाम यात्रा में भाग लेने की अनुमति देने के राज्य सरकार के फैसले पर लगाई थी रोक। सुप्रीम कोर्ट ने पुरी के अलावा दूसरी जगहों पर रथ यात्रा की अनुमति से किया इनकार। ओडिशा सरकार ने कोरोना के कारण जगन्नाथ रथ यात्रा को पूरी तरह सीमित रखने का लिया था फैसला। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी याचिका। एक बार फिर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बनी स्वाति मालीवाल। लगातार तीसरी बार दिल्ली महिला आयोग का जिम्मा संभालेंगी मालीवाल। मौजूदा टीम को अगला कार्यकाल देने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लगाई मुहर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खेला होबे दिवस मनाने का किया ऐलान। विधानसभा में कहा, लोगों ने खेला होबे नारे को किया था पसंद। चुनावी रैलियों में अलग अलग मंचों पर हुआ था खेला होबे का इस्तेमाल। आइए देखते हैं फिक्र हेडलाइंस। कल शाम 6 बजे होगा मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार। 25 नए चेहरे हो सकते हैं शामिल। दिल्ली पहुंचे सिंधिया, सोनोवाल और नारायण राणे। मोदी मंत्रिमंडल में जगह के लिए शुरू हुई जंग। जेडीयू ने बिहार फॉर्मूले के तहत मांगे 3 मंत्री पद। चिराग पासवान ने पीएम से की पशुपति पारस को मंत्री न बनाने की अपील। कैबिनेट विस्तार से पहले 8 राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त। कर्नाटक के नए गवर्नर होंगे थावरचंद गहलोत, तो बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का राज्यपाल बनाया गया। पंजाब में जारी घमासान के बीच दिल्ली में सोनिया गांधी से मिले कैप्टन अमरिंदर सिंह। कहा, कांग्रेस आलाकमान का हर फैसला मंजूर। नवजोत सिंह सिद्धू पर बोलने से किया इनकार। जम्मू ड्रोन अटैक पर दिल्ली में गृह मंत्रालय में हुई हाई लेवल मीटिंग। घाटी के सुरक्षा इंतजामों पर चर्चा। जम्मू कश्मीर के डीजीपी समेत कई टॉप अफसर रहे मौजूद। बाजारों और हिल स्टेशन में बढ़ रही है भीड़।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने जताई चिंता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई भीड़ की तस्वीरें, कहा ढील देने का मतलब ये नहीं कि कोरोना खत्म हो गया है। और अब देखते हैं जो है सो है। सरल ही तो कठिन होता है, कॉमन सेंस ही सबसे अनकॉमन होता है, सहज होना ही सबसे असहज बात होती है, और सादगी ही सबसे अनोखी बात ना होती तो गांधी जी राष्ट्रपिता ना होते। मोहन भागवत जी ने एकदम स्वाभाविक बात कही कि इस धरती पर रहने वाले लोगों के पुरखे एक थे, उनका डीएनए एक था। अब ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट भी बहस के हवाले हो गया। जो लोग माइनॉरिटी पॉलिटिक्स से कुर्सी हासिल करते रहे हैं, उन्हें माइनॉरिटी मेजॉरिटी की जड़ें एक होना नहीं भाया और उन्होंने इस बात का जड़ खोद विरोध शुरू कर दिया। सत्ता की सनक उसी डाल को कटवाती है जिसमें आसरा मिला हुआ हो, पर कई बार बात शाख से जड़ों तक पहुंच जाती है और एकता की जड़ों में मट्ठा डालने वाले ये भूल गए कि जड़ें ना होंगी तो पत्ते और शाख कैसे बचेंगे। जड़ का मोल तो फिर जड़ भी जानते हैं और इंसान तो चेतन है, पर बात वही सीधी है, समझ में कैसे आए। डीएनए दिमाग में नहीं आता। ऐसे ही डीएनए वाले एक भाई ने कहा, सारे इंसानों के पुरखे बंदर थे, पूरी दुनिया का एक देश बनाओ, बाकी तो जो है सो है। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।